नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टीवी 24 के आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम देश दुनिया की उन खबरों पर चर्चा करेंगे जो सुर्खियों में हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर हमारी राष्ट्रीय खबर है और फिल्म जगत और राजनीति से ये जुड़ी हुई है। द केरल स्टोरी। जी हाँ, द केरल स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल शाह द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसकी कथानक केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी है जो धर्मांतरित होकर मुसलमान बन जाती हैं और चरमपंथी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS में शामिल हो जाती हैं। फिल्म ने खुद को एक सच्ची कहानी के स्पष्ट चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि दुनिया की हजारों महिलाओं को इस्लाम में जबरन परिवर्तित किया जा रहा है और ISIS में भर्ती किया जा रहा है। इस दावे ने विवाद को जन्म दिया है। फिल्म को केरल में राजनीतिक दलों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। फिल्म पर संघ परिवार के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया तो तमिलनाडु में सिनेमाघरों ने फिल्म दिखाने से मना कर दिया। इस विरोध के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस फिल्म को मिले रेस्पॉन्स का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विवाद के बीच रिलीज हुई शाहरुख की फिल्म पठान को भी कमाई के मामले में इसने पीछे छोड़ दिया है। तो आज की हमारी पहली खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे कृष्ण कुमार सिकंदर जी से। सिकंदर जी, देखा जाए तो फिल्मों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इसके पहले भी कई फिल्में आई जिसे लेकर खूब विवाद हुआ, खूब चर्चा रही, फिल्में हिट भी हुई। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी किसी फिल्म के साथ जुड़ती है तब और बड़ी संख्या में दर्शकों का एक वर्ग उसे देखने के लिए पहुंचता है। लेकिन द केरल स्टोरी, इस फिल्म के पीछे जो पूरा विवाद सामने आ रहा है और इस पर जो राजनीति हो रही है, इसे हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे। जी। फिल्म को जो है वो माना जाता है कि समाज का आईना है। जी। आरंभिक दौर में जब फिल्म सिटी काम करती थी मुंबई की, तो वो इस तरह की फिल्में बनाती थी जो समाज में एक संदेश देने का काम करती थी। कालांतर में फिल्म भटकी भी और नए प्रकार के संदेश देने चली। केरला स्टोरी पर जो सबसे बड़ी बात है, जो दावा किया है निर्माता निर्देशक ने कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो वास्तव में बहुत साहस का काम उन्होंने किया है। आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स आई थी जी। उस कश्मीर फाइल्स में भी विवाद हुआ और विवाद इसलिए हुआ कि कश्मीर की सत्य घटना पर आधारित वो फिल्म थी, क्योंकि एक भी घटना उसमें ऐसी नहीं थी जिस पर यह कहा जाए कि ये घटना नहीं हुई थी। जी। कमोबेश यही स्थिति केरल की है। आश्चर्य होगा कि विवेक अग्निहोत्री ने जब केरल स्टोरी सामने आई तो उन्होंने इसके निर्माता निर्देशक और पूरी टीम को बधाई दी, लेकिन साथ एक चेतावनी भी दी उन्होंने। और चेतावनी ये थी कि आपने बहुत बड़ा साहस का काम किया है, अब आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि फिल्म जगत के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी लॉबी भी काम कर रही है जो सच घटना को सच बताने में बहुत परहेज करती है, वो आडंबर दिखाना चाहती है। केरल की घटना एक उदाहरण है। ऐसा नहीं कि केवल केरल में हो रहा है, केरल में उसकी संख्या ज़्यादा है। देश के बाकी कोनों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो फिल्म हमेशा वैसे जगह से बनती है जहां पर कोई बड़ी घटना हो या बड़ा समूह जिससे प्रभावित हो रहा हो, तो वहां फिल्म बनती है। केरल में जिस प्रकार की घटना, और फिर मज़ेदार बात यह है कि इस फिल्म के आने के बाद जब इस पर विवाद पैदा हुआ तो कई लोग, उससे पीड़ित महिलाएं भी सामने आई। उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे कैसे हुआ, वो किस प्रकार से इस पूरे नेक्सस से, इस गिरोह से बच पाई। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इससे साबित होता है कि फिल्म जो है केरल स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। रह गया इसके विवाद की बात, मुझे याद है कि 1914 से पहले भी फिल्में बनती थी, लेकिन इस तरह की कोई फिल्म सत्य घटना पर आधारित फिल्म मुझे नहीं याद है कि कोई एक आई हो फिल्म। एक फिल्म मुझे याद है, हकीकत एक फिल्म बनी थी 1962 के युद्ध के बाद। उस फिल्म में चीन के साथ युद्ध को दिखाया गया था। उस 62 के बाद आज तक मुझे कोई याद नहीं है कि कोई फिल्म जो है चीन के खिलाफ बनी हो। क्यों? क्योंकि इस घटना के बाद चीन का बड़ा पैसा जो है फिल्म जगत में निवेश हुआ, और ये निवेश इसलिए हुआ कि चीन के विरुद्ध फिल्म नहीं बने। पाकिस्तान पर फिल्म बनती है, सीमा पार की फिल्में पाकिस्तान से बनती हैं, आतंकी पाकिस्तान के दिखाए जाते हैं, जो लेकिन पूरा रिमोट जिस चीन के पास है उसकी फिल्में नहीं बनती हैं।
अब देश के अंदर ये जो घटनाएं जो भी हुई, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे ये केरल की घटना हो, गुजरात का भी की फिल्में भी बनी हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाया था बीबीसी ने, तो जो भी चीज़ सच दिखाया जाएगा उस पर विवाद पैदा होगा, क्योंकि जो लोग इन घटनाओं के संरक्षक हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये सच सामने आए और जनता इस बात को जान पाए। यही कारण है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जबकि उनको फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को हरी झंडी दे दी, उन्हें कहा कि फिल्म के अंदर कोई ऐसा विवादित स्थिति नहीं है कि जिससे माहौल खराब हो सके या किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध हो, ये तो आतंकवाद पर आधारित फिल्म है, फिर इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, मद्रास हाई कोर्ट ने मना कर दिया, यहाँ तक कि केरल हाई कोर्ट ने भी कहा कि फिल्म में कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं है। इसके बावजूद बंगाल में प्रतिबंध लगाया गया और तमिलनाडु में उल्टा हुआ। तमिलनाडु में सरकार ने सीधे प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि सरकार की ओर से निर्देश जारी हुआ, मौखिक निर्देश, ताकि कोई रिटर्न में ना आए कि फिल्म सिनेमा घरों में न दिखाई जाए। सिनेमा घरों ने उनके आदेश का पालन किया और दिखाया ये गया कि सिनेमा घर के मालिक नहीं चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, बंगाल सरकार से पूछा गया है, तमिलनाडु सरकार से पूछा गया है, और बंगाल सरकार के पास इसका जवाब नहीं है कि इस स्टोरी को हम बैन क्यों कर रहे हैं। इससे कौन सा बात इस पर भी आई, इन लोगों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट का मामला है, स्टेट इसको हैंडल करेंगे। ये लोगों के को इस चीज़ से देखने से हम कैसे रोक सकते हैं। सही बात है। ये तो एक साधन है लोगों के बीच सच पहुंचाने का। तो केरला फाइल्स जो है वो बेसिकली स्टोरी, वो बेसिकली वो सच पर आधारित फिल्म है। अब जिन लोगों को प्रोपगंडा करना है, जिन लोगों को राजनीति करनी है और विरोध के लिए विरोध करना है, ऐसे लोग इस फिल्मों का विरोध करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, तो इसी वजह से इस फिल्म पर काफ़ी विरोध हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है सिकंदर जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ये जो फिल्म है सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। लगातार दर्शकों का बेहतरीन रिस्पांस इस पूरी फिल्म को मिलता जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। अब बढ़ेंगे आज खबरों की खबर में हमारी दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ सरकार का बहुचर्चित ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान आजकल भाजपा के निशाने पर है। राज्य सरकार गौठान योजना को गरीब हितैषी और रोजगारमुखी बताती है। इस योजना को 2020 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया था। इसके माध्यम से पशुपालकों से उचित दाम पर गोबर की खरीदी की जाती है और उस गोबर से गौठान में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। गांव-गांव में की जा रही गोबर खरीदी और जैविक खाद के सतत निर्माण और उपयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। ये योजना गांव में खुशहाली का सबब बन गई है। गौठानों में जैविक खाद सहित अन्य सामग्री का निर्माण महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। ये योजना देश दुनिया के लिए नजीर बन गई है। छत्तीसगढ़ का गौरव बन चुकी गोधन न्याय योजना की देश भर में सराहना हो रही है। संसद की स्थायी कृषि समिति ने इस योजना की तारीफ करने के साथ ही इसे पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की। भाजपा नेताओं को इसमें घोटाले की बू आ रही है। यही वजह है कि भाजपा चलबो गौठान खोलबो पोल के नारे के साथ गौठानों की निगरानी करने को मैदान में उतर आई है। तो ये हमारी आज की दूसरी खबर जो कि लगातार सुर्खियों में है, और क्या कुछ कहा है राजनेताओं ने इस पूरे विषय पर आपको सुनाते हैं। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में आए हैं गौठान में नरवा गरवा घुड़वा बारी। ये गौठान के हालात, गौ माता को भी भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार करने में नहीं छोड़ा। गरीबों के निवाले चावल में भी भ्रष्टाचार किया। ये हालात इस सरकार के हैं। इन सब का आह आपको लगने वाली है। गौठान समिति के सदस्य आए, उन लोगों ने विरोध किया कि यहाँ झंडा क्यों लगा रहे हो, झंडा भाजपा का झंडा गौठान में लगाने के नहीं, जब कांग्रेस वाले झंडा नहीं लगा रहे हैं गौठान में तो भाजपा का झंडा क्यों लगेगा। तो इसी बात पे उन लोगों का विवाद हुआ। जब गांव वालों की संख्या बढ़ते देखा तो इन लोग भागते फिरे हैं, वहाँ से भाग के गए हैं। और मुझे बताया गया कि कोई आरोप भी लगा रहा है कि भाजपाइयों के साथ मारपीट किया गया। हमारे जो वहाँ पे कार्यकर्ता थे, गौठान समिति के सदस्य कुछ आए थे, उनसे तो भाजपा के लोगों ने मारपीट की है, ऐसी अभी मुझको जानकारी मिली। और जब लोगों की संख्या बढ़ते देखा, गांव के लोग, जब वहाँ गौठान समिति के सदस्य गांव के लोग आए तब इन लोग भागते फिरे हैं, वहाँ से भागे हैं। तब कुछ लोग गिरे होंगे तो उनको चोट लगी होगी, ऐसी जानकारी मुझको मिली है। देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मारपीट नहीं है।
कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल अहिंसावादी है, किसी प्रकार का मारपीट नहीं करती। यहाँ पर मारपीट करने के उतारू खुद इन लोग भाजपा मंडल के अध्यक्ष लोग आए, वहाँ के संगठन मंत्री आए, यहाँ पर पूरे परिसर में झंडा लगा दिए। वो झंडा जब लगे तो यहाँ पर जो गौठान समिति के अध्यक्ष और सरपंच गोपाल डीवर और महिला समिति के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। बोले जब देखे तो उनको देख करके भागे हैं, और देख करके भागने से उनको कुछ चोटें आई होगी नहीं कह सकता मैं, लेकिन यहाँ पर कोई हमारे तरफ से किसी प्रकार का कोई मारपीट हमारे तरफ से नहीं हुआ है। तो अब गौठानों का निरीक्षण जब हो रहा था तो बात मारपीट तक पहुंच गई। भाजपा आरोप लगा रही कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के युवकों के साथ मारपीट की है। सिकंदर जी, ये तो बड़ा ही अलग नज़ारा देखने को मिला कल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आप माफ कीजिएगा मंदिर हसौद के गुढ़ी गांव में जब पहुंचे थे गौठानों का निरीक्षण करने के लिए, ये जानने के लिए कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना कितनी कारगर है जमीनी स्तर पर। तब एक बड़ा आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगा दिया कि वहां जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे तब बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मारपीट हुई या नहीं हुई, सवाल ये है कि अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर उसका निरीक्षण करना, उसका एक एनालिसिस करना, क्या अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड पर जा रही है और कहां तक ये गौठान की राजनीति अब जाती हुई नजर आने वाली है? जिस समय सरकार बनी कांग्रेस की, यहाँ 5 साल के बाद 15 साल की बीजेपी की सत्ता को हटाकर जब कांग्रेस की सत्ता बनी, तो मुझे याद है विधानसभा का वो नज़ारा कि भाजपा के नेता आक्रामक रहे और वो लगातार सरकार पे बनते के साथ ही आरोप लगाने लगे। तो बार बार भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता था। और एक उदाहरण वो देते थे कि आप अपने 15 साल का हिसाब दीजिए, हमारे 5 दिन की सरकार पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। लिहाजा बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व थे, प्रदेश नेतृत्व था, ये 4 साल खामोश बैठ गया। उसने कहा कि 5 साल सरकार को काम करने दो, उसके बाद घेरेंगे। और इसी रणनीति के साथ मुझे जो लगता है कि बीजेपी अब वो हिसाब मांगेगी कि 5 साल तक कांग्रेस ने जो काम किया, उसके जो प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्टों में क्या स्थिति थी। क्योंकि घोटाले तो हर सरकार में हुए और हर सरकार में आरोप लगते रहे, सिद्ध हुए कि नहीं हुए ये तो जांच का विषय है और इस पर फैसला कोर्ट का विषय हो सकता है। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि 5 साल के बाद जब गौठान पे अगर बीजेपी के नेता जाकर निरीक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो जाकर निरीक्षण करें। आरोप ये है कि वहाँ टेंट गाड़े गए, वहाँ बीजेपी के झंडे लगाए गए। अब इन आरोपों में कितना दम है ये मौखिक रूप से कहना और वहाँ की तस्वीर में अंतर होगा। जो प्रत्यक्षदर्शी है वही बता सकते हैं सरकार को। लेकिन अगर ऐसे जो डीम प्रोजेक्ट है सरकार के, जिसमें अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई मैंने इस तरह की बात नहीं है जिससे उनको कोई डर है, तो बीजेपी वहाँ झंडा लगाकर जांच कर ले या बिना झंडा के जांच कर ले, इससे क्या फर्क पड़ता है। सरकार को चाहिए कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में जो कि हम दावा करते रहे हैं उसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं है। अगर आप छुपाएंगे, आपके लोग वहाँ मारपीट करेंगे। अब मान लिया गौशाला समिति है, वहाँ पर महिला स्व सहायता समूह की कार्यकर्ताएं हैं, तो क्या वो किसी राजनीतिक दल से मारपीट कर सकती हैं? ये कदाचित संभव नहीं है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम घोषित रहा है और घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं, तो सरकार की तरफ से उनकी पार्टी के लोग पहुँच गए। अब ये इसे सरकार बनाम विपक्ष के बीच ले आया गया। अगर इतनी है, सरकार को चाहिए था कि अपने संगठन को निर्देश देते कि उनको जाना है वो जाएं, सच देखें और वो खुद बताएं कि क्या हुआ है। ताकि देखिए कई मामलों में ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है, बेरोजगारी का मामला हो चाहे कई मामले में हो, तो मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल और दूसरे मंत्रियों ने दावा किए हैं, उसके लिए सबूत पेश किए हैं, सर्वे की रिपोर्ट पेश की है और सरकार विपक्ष के दावे को झुटला दिया है सरकार ने। तो ये जाहिर सी बात है कि सरकार को चाहिए कि गौठान के मामले में अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है तो खोल दें दरवाजे, विपक्ष क्या और लोगों को समिति को बना दें, इसकी जाँच कर ली जाए, इसकी रिपोर्ट आ जाए, ये विवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। और रह गई बात बीजेपी चुनावी मोड में है, तो बीजेपी क्या कांग्रेस भी चुनावी मोड में है। अभी लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, नए नए अभी मामले सामने आएंगे और सरकार के प्रोजेक्ट पर घेरना तो विपक्ष का काम है।
तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। सरकार को चाहिए कि अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखे, ताकि लोगों में भ्रम पैदा ना हो कि ये राजनीतिक रूप से केवल विरोध किया जा रहा है या समर्थन किया जा रहा है। बिल्कुल। तो फिलहाल देखना होगा कि कहां तक गौठान की सियासत जाती सिकंदर जी, क्योंकि 20 तारीख से तो बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि सभी गौठानों का निरीक्षण किया जाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं आगे तीसरी खबर की ओर। खबरों की खबर में अब हम बात करने जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए अमेरिकी मुद्रा डॉलर की। जी हाँ, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की पहचान वैश्विक मुद्रा के रूप में है। अमेरिकी डॉलर 1925 तक एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गया था। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जिस विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई थी। इसके पहले ज्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानक मानते थे। उन देशों की सरकारें वादा करती रही थी कि वो उनकी मुद्रा को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करेंगे। एक और हालिया विकास एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी स्थिति की और चीनी रोम्बिनी यानी युआन का चल रहा मार्च है। इसमें IMF की आरक्षित मुद्रा टोकरी के तहत समायोजित किया गया है। युआन की उपलब्धि को चीनी अर्थव्यवस्था की प्रगति द्वारा उचित रूप से समर्थित किया गया था। निर्यात उन्मुख विकास ने चीन को विश्व व्यापार शक्ति बना दिया है। इसी तरह बीजिंग ने रेनमिनबी में आयात और निर्यात भुगतान को व्यवस्थित करने के लिए साझेदार देशों के साथ समझौते तैयार किए हैं। इसने व्यापार लेन देन को निपटाने के लिए अपनी मुद्रा को लोकप्रिय बना दिया है। हालांकि ये विदेशी निवेशकों के बीच कम लोकप्रिय है। विदेशी निवेशक युआन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं रुपए के वैश्विक मुद्रा बनने का पहला चरण है। आपको बता दें कि इसे उच्च निर्यात और आयात करना चाहिए ताकि मुद्रा एक लोकप्रिय व्यापार योग्य मुद्रा बन जाए। इसके लिए अर्थव्यवस्था को अपने औद्योगिक क्षेत्र व्यापार को निपटाने के लिए रुपए का उपयोग को विकसित करने की जरूरत है। युआन और डॉलर की तरह अब भारतीय मुद्रा रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की पहचान बनने की ओर बढ़ चला है। फिलहाल 18 देश रुपए में लेन देन कर रहे हैं और मौजूदा सरकार इसे और देशों में स्वीकार्य बनाने के प्रयास में लगी है। सिकंदर जी, एक समय आया जब डॉलर इतना तेजी से ऊपर की ओर भाग रहा था कि भारतीय मुद्रा लगातार धरातल पर जा रही थी, लेकिन वर्तमान स्थिति हम देखें तो अब लग रहा है कि भारतीय रुपया भी जो है अब जल्दी अपना डंका बजवाने जा रहा है। फिलहाल कुछ देश हैं जो इसमें लेन देन कर रहे हैं। आगे संभावना ये भी है कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी हम बात करें तो क्या स्थिति भारतीय मुद्रा बनाम डॉलर की चल रही है? भारतीय मुद्रा पहले सोने पर आधारित थी जी, अब डॉलर पे आधारित हो गई जी, क्योंकि विदेशी भुगतान डॉलर पे करना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होने के कारण। जी, जब मौजूदा सरकार इस पे लगातार मंथन कर रही थी और देश दुनिया पर नज़र रखे हुई थी, खास करके यूक्रेन युद्ध के बाद, ये करीब साल भर होने जा रहा है यूक्रेन युद्ध को। यूक्रेन युद्ध के दौरान डॉलर के अंदर लगातार स्वीकार्यता कम हुई है। दुनिया के कई देश डॉलर पे लेने से हिचक रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देश जो है उन लोगों ने जो है रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है। चीन इधर खुद प्रतिबंधित है। नतीजा ये हो रहा है कि डॉलर की स्वीकार्यता कम हो रही है। दूसरी बात है कि अमेरिका में खुद डॉलर संकट में है, क्योंकि अमेरिका में कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज ही जो बाइडन ने बयान दिया है कि अगर कर्ज की रिकवरी नहीं होती है, समय से नहीं होता है, तो हमारे जो इसके डॉलर के बदले जो सोना भंडार है वो भी संकट में आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि आज के तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रचलित डॉलर आज संकट के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर के ऊपर कोई संकट खड़ा होता है तो पैरेलल क्या खड़ा होगा, उसका विकल्प क्या होगा। तो इस विकल्प की तैयारी में एशिया के 2 देश लगे हुए हैं। चीन भी चाहता है कि उसकी मुद्रा युआन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाए। इधर भारत भी एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है। भारत की सरकार चाहती है कि उसका रुपया जो है बन जाए। दोनों में अंतर ये है कि युआन के लिए अभी ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और उन अपने सदस्य देशों पर, मित्र देशों पर चीन दबाव डाल रहा है कि मुद्रा लेन देन का जो मामला है वो डॉलर से न करके युआन से किया जाए। लेकिन इसके विपरीत भारत एक कदम आगे बढ़ गया है। रुपए की मांग जो है ये 18 देश अभी तक स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जो आपसी आयात निर्यात लेन देन होंगे वो रुपए पर होंगे। और लगातार भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि इस मुद्रा का प्रचलन बढ़ाया जाए। तो अगर किसी कारण से डॉलर
पूरी तरह से ध्वस्त होता है जैसी कि आशंका बताई जा रही है, क्योंकि पूरे पश्चिमी देशों में इस समय मंदी का दौर चल रहा है। केवल भारत उस मंदी के दौर से बाहर है, दुनिया के सारे देश इसके शिकार हो चुके हैं। ऐसे और जिस तरह के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चिंता जताई है कि डॉलर संकट में है, क्योंकि उसके जो लोन लिए गए हैं, जो कर्ज लिए हैं लोगों ने, वो वापस नहीं कर रहे हैं। अब बाहर वापस करेंगे कैसे, क्योंकि जो कर्ज लिया है और वहाँ जो है मंदी का दौर चल रहा है, आय है नहीं, तो लोग कैसे भुगतान करेंगे। तो ये बैंकों के सामने संकट खड़ा हुआ है और डॉलर के सामने भी संकट खड़ा है। भारत के पास एक विशेष अवसर है कि वह अपने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रचलित स्थापित कर सके। जी बिल्कुल। तो फिलहाल देखना होगा कि भारत इस पूरे अवसर को सिकंदर जी किस तरह से भुनाने में कामयाब हो पाता है। तो आज हमने बात की देश और दुनिया की 3 अहम खबरों की, और इसी के साथ खबरों की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।